व्यूअर्स, कैसे हैं सारे? आई होप सब ठीक होंगे। और ये मेरा जो चैनल है नॉवेल कॉर्नर अंजुम, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी मेरा वीडियो मिस ना हो। यदि आप मिस करेंगे तो आप स्टोरी को समझ नहीं पाएंगे और आपको फिर नंबर 1 से देखना होगा। और जो भी नया व्यूअर्स है वो मेरी स्टोरी को नंबर 1 से देखे, ताकि उसे नॉवेल की पूरी स्टोरी समझ में आए। बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है, ट्रायंगल लव है, सस्पेंस है और समाज की कुरीतियाँ हैं। सब कुछ मैंने इसमें शामिल करने की कोशिश की है। तो मैं करती हूँ शुरू। आप सुनिए, जहाँ से मैंने छोड़ा था कल वहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ। रजनी भाभी, क्यों बुलाया मुझे? रजनी बोली, बैठ तो ज़रा, बताती हूँ। लिस्ट एक तरफ रखकर बोली, अब सुन, सारी शॉपिंग हो चुकी है, अब पैकिंग करना बाकी है। तू शाम को फ्री होकर आ जा तो हम पैकिंग कर लेते हैं। और सुन, स्कूल में आवेदन दे दे। अब 1 हफ्ता तू यहीं रहेगी, मैं आज ही मौसी से कह देती हूँ। अरे रजनी भाभी, अभी से नहीं यार, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं 3 दिन की छुट्टी ले लूँगी, वैसे आती जाती रहूँगी। आपको जब भी मेरी मदद की ज़रूरत हो मुझे बुला लेना, आ जाऊँगी। वेरी सिंपल। छुट्टी क्यों लूँ 1 हफ्ते की? सरिता ने कहा। सिंपल की बच्ची, बस 3 दिन और इन 7 दिनों तक मेरे साथ कौन रहेगा बता ज़रा। तभी आभा रूम में दाखिल होते हुए नाराज़गी से बोली, अरे होने वाली दुल्हन जी, इतनी टेंशन ना लें, वरना आपकी खूबसूरती पर असर पड़ सकता है। खुश खुश रहिए, हमारी एडवाइस मानिए, सरिता ने मुस्कुराकर कहा। अरे आभा दीदी, अब मेहमान आने लगे हैं। अभी वो अपनी मामी जी की बेटी का क्या नाम है, आराधना दीदी, सीमा दीदी, सभी आ जाएंगी ना। आपको कंपनी की कोई कमी थोड़े ही रहेगी। यार सरू, बड़ी टेंशन हो रही है। घबरा मत, दामाद बाबू को देखकर सब भूल जाएगी, समझी? रजनी ने कहा। हाँ, और हमें भी भूल जाएंगी, है ना आभा दीदी? सरिता शरारत से बोली। आभा थोड़ा उदास होकर बोली, नहीं रे, इतनी दोगली ना समझ अपनी दीदी को। हर रोज़ फ़ोन करूँगी तुझे और भाभी से भी बात करूँगी। क्या करें आभा, यही संसार का नियम है। अब मुझे ही देख लो, लगता था मम्मी और पापा भैया के बिना कभी जी नहीं पाऊँगी, लेकिन प्रकृति ने औरत को लचीलापन और विशाल हृदय दिया है कि वह हर जगह खुद को आसानी से एडजस्ट कर लेती है। अपनों को छोड़कर परायों के घर आती है और वहीं की होकर रह जाती है, रजनी ने कहा। उन्हीं की बन जाती है। नए रिश्तों को सहेजते सहेजते कब पराये अपने बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। अपना बचपन ही छोड़ आती है बस माँ के घर। रजनी कहते कहते इमोशनल हो गई। चलिए, इतनी सेंटी भी ना होइए रजनी भाभी, वरना आभा दीदी अभी रोने लगेंगी और प्यारी दीदी का फूल सा चेहरा मुरझा जाएगा। फिर यदि जीजा जी ने पहचानने से इनकार कर दिया तो क्या होगा आभा दीदी का? सरू, आभा उसे मारने दौड़ी। इसे हर समय बस मजाक ही सोचता रहता है। तुझे बताती हूँ, रुक ज़रा। सरिता बाहर भागी। अच्छा मामी भाभी, शाम को मिलते हैं। बाय बाय आभा दीदी, गुड लक। शाम को स्कूल से आते ही सरिता ने प्रेमा से कहा, माँ इस बार आभा दीदी की शादी में लहंगा पहनना है मुझे, वो भी आसमानी रंग का, मुझे बहुत पसंद है। मैंने बाजार में देखी हूँ, चलिए आप मुझे दिलवा कर ले आइए। प्रेमा बोली, शाम को बाबा आएंगे ना सरू, तो चली जाना और सारा सामान भी ले आना। थैंक यू माँ, मेरी प्यारी माँ, लेकिन आज तो मुझे आभा दीदी के सामान की पैकिंग के लिए जाना है। शायद देर हो जाएगी, मैं वहीं पर सो जाऊंगी। आप बाबा को बता देना, मैं कपड़े लेने कल चली जाऊंगी। मैं अभी रजनी दीदी के यहाँ जाती हूँ। प्रेमा बोली, ठीक है, ध्यान रखना अपना। सरिता बोली, चलिए भाभी, जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेते हैं। दौड़कर रजनी के घर पहुँच चुकी थी। वह दोनों मिलकर पैकिंग में जुट गईं। थोड़ी देर बाद आभा भी कमरे में आ गई। बनावटी गुस्से से बोली, ये कितने मज़े से मुझे भगाने की तैयारी की जा रही है। सरिता तपाक से बोली, वैसे हम ना भिजवाएं तो आभा मैडम रुक जाएंगी क्या? कब से घुंघरू बांधे बैठी हैं ससुराल जाने के लिए। मन में तो किलो से लड्डू फूट रहे हैं और दोष हम पर लगा रही हैं। बाहरी दुनिया के दिखावटी लोग, कन्हैया बचा ले मुझे इस दुनिया से और अपनी दुनिया को ऐसे लोगों से। रजनी दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। अच्छा आभा, कल शाम को संगीत का प्रोग्राम है। तुमने अपनी सारी सहेलियों के नाम शादी के कार्ड पर लिखे हैं या नहीं? कल तुम जाकर खुद उन्हें इनवाइट कर आना, उन्हें अच्छा लगेगा। सहेलियों को बड़े अरमान होते हैं सहेलियों की शादी के। फिर हल्दी के बाद तुम घर से बाहर नहीं जा पाओगी, तो यह काम कल ही पूरा कर लेना। अरे हाँ आभा दीदी, कल माधुरी आई थी घर पर, मैंने आपकी शादी का बताया तो बहुत खुश हो रही थी। उसे डांस करने का बहुत शौक है ना, सरिता ने कहा।
रजनी बोली, कल उसे तू अपने साथ लेकर आ जाना, खूब नचवाएंगे हम उसे। कल संगीत में उसके सारे अरमान पूरे हो जाने चाहिए। कल तक मामी जी भी आ जाएंगी, आराधना और सीमा दी भी आ जाएंगी, उन्हें भी अच्छा डांस आता है। मैंने देखा था मामा जी के बेटे के संगीत में उन्हें डांस करते हुए। वाह, फिर तो कल बहुत हंगामा होने वाला है, सरिता ने खुश होकर कहा। हाँ वही तो, तुम माधुरी को ज़रूर बुला लाना। ठीक है, सरिता ने कहा। फिर वे तीनों मिलकर सामान की पैकिंग करने लगीं। देर रात तक तीनों काम करती रहीं। बीच में कमला मौसी आई थी खाने को बुलाने के लिए, तो तीनों ने मना कर दिया, कहा हम पूरा करके ही खा लेंगी। प्रकाश भी बाहर गया था, दीपू दादी के साथ ही सो जाया करता था। दादी ने कहानी सुनाते सुनाते दीपू को सुला दिया। दादी हर रोज़ उसे कहानी सुनाती थी। आभा ने घड़ी देखी, 12 बजे थे, काम भी खत्म हो गया था, सब सामान बड़ी पेटी में रखना बाकी था। तीनों ने मिलकर उसे पूरा किया। अब वो पूरी तरह से तैयार हो गई थी शादी की पैकिंग। रजनी ने चैन की सांस ली। अरे यार भाभी, अब पेट का बुरा हाल है, चूहे नहीं शेर और हाथी कूद रहे हैं, अब जल्दी चलो, अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है भूख। रजनी ने कहा, चलो आभा सरिता, हम किचन में ही टेबल पर खा लेती हैं, मैं खाना गर्म करती हूँ। सरिता तू प्लेट और चम्मच टेबल पर रख और फ्रिज से बोतल भी निकाल ला। जी भाभी, अभी ले आती हूँ। रजनी ने खाना परोसा। तीनों ने जमकर खाना खाया। सरिता डकार मारकर बोली, भाभी मेहनत करने के बाद ही खाना ज़्यादा स्वाद लगता है, अब तो चलो, नींद बहुत आ रही है। सरिता बोली, हम तीनों मेरे रूम में सो जाते हैं, दीपू तो बाहर होता है हॉल में दादी के पास, वो वहीं सो गया होगा, तुम्हारे भैया भी नहीं हैं, सो हम तीनों साथ में ही सो जाते हैं। आभा बोली, नहीं भाभी, आप और सरिता सो जाइए, मैं तो अपने रूम में ही सोना चाहती हूँ, वैसे भी अब थोड़े ही दिन बचे हैं मेरे अपने कमरे में, फिर तो मेरी तरह मेरा कमरा भी गायब हो जाएगा। नहीं रे आभा दीदी, आपका कमरा हमेशा आपका ही रहेगा और ये घर भी आपका रहेगा, कभी ऐसी बात सोचना भी मत, कहकर रजनी का गला भर आया। आभा उसके गले लग गई, उसकी आंखें भी नम हो गई थी, जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे। अजीब मनोदशा से गुजर रही थी आभा। ये कैसी विडम्बना है, अपने लोगों को छोड़कर आने वाले भविष्य के सुनहरे सपनों की बुनियाद, मायके में बीते बचपन, सब सुख दुख, सखी सहेली, जन्म देने वाली माँ, भैया भाभी, पिता, हर रिश्ते को छोड़कर कैसे चली जाती हैं लड़कियाँ, और कैसे परायों को अपना बना लेती हैं। जहाँ आँखों में साजन के सपने थे, उन्हीं आँखों में बाबुल का घर आंगन छोड़ने की नमी भी थी। तभी किसी ने क्या खूब कहा है, इसी नमी पर ही दुनिया थमी है, जो आँखों में नमी है। सरिता ने कहा, चलो अब इतनी सेंटी भी ना बनिए ननंद भौजाई जी, अब दुनिया बहुत फास्ट हो गई है। पहले बात है पहले बातें नहीं हो पाती थी कई कई दिन, लेकिन अब तो मोबाइल ने ये सब आसान कर दिया है। बेटी को मायके आने के लिए सावन का इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन अब नहीं करना पड़ता। चलो अब स्काइप पर फेस टू फेस रजनी भाभी से बात कर लेना लैपटॉप से। कमला मौसी, दादी, दीपू, सभी को देखना और खुद इन लोगों को दिखना। ठीक है रजनी भाभी, और कभी अपनी इस बहन की भी याद आए, भूले से ही सही, तो इसे भी अपना दीदार करवा दिया करना। ऐसा मत कह सरिता, तूने मेरी छोटी बहन की कमी को हमेशा पूरा किया है। पगली, क्या मैं तुझे भूल सकती हूँ? कभी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, समझी? अच्छा आबादी, अभी तो आप गहने पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन शादी के बाद तो बिल्कुल अनिवार्य हो जाएगा। जैसे दादी रजनी भाभी को ज़बरदस्ती भारी भारी गहने पहनवाती हैं, आपका भी ऐसे ही पहनना पड़ेगा, समझ लो। तभी रजनी बोली, नहीं रे, वहाँ बड़े शहरों में ये सब नहीं मानते, और फिर वे तो काफ़ी मॉडर्न लोग हैं, वो कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, यह अपनी पसंद की ज़िंदगी जिएगी। और सच कहूँ तो ये सब मुझे भी अच्छा लगता है। कुंवारेपन और शादीशुदा में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए यार। अच्छा भाभी, सरिता मैं अपने रूम में चलती हूँ, तुम दोनों भी सो जाओ, काफ़ी देर हो गई है, थकान भी हो रही है। ओके, गुड नाइट, कहकर आभा अपने रूम में चली गई। रजनी बिस्तर पर लेटते ही सो गई, लेकिन सरिता अपने कमरे में सोचने लगी, लेटे लेटे अपने बारे में। एक दिन मुझे भी माँ बाबा को छोड़कर जाना होगा, किसी अजनबी के साथ पूरी उम्र गुजारने के लिए। पता नहीं कैसा होगा उसका स्वभाव। अनजाने से डर से रूबरू होने लगी थी, वहीं दिल में कहीं खुशी का एहसास भी हिलोरे मार रहा था कि कोई पराया कितना अपना हो जाता है एक पल में, जिसे लड़की अपनी
सारी ज़िंदगी सौंप देती है, रूप यौवन का मालिक बना देती है। इस एहसास से सिरहंसी होने लगी थी उसे। तभी उसकी आंखों में अपने सपनों के सौदागर का चेहरा घूमने लगा, जैसे उसकी कल्पना थी, जो वो इमेजिनेशन किया करती थी। चौड़ा माथा, बड़ी बड़ी गहरी आँखें, तीखी नाक, दरमियानी होंठ, हल्के से मुस्कुराने के लिए और भी गेहुआ रंग, सिर पर काले काले बाल, यही सूरत बसा रखी थी उसने अपने मन मंदिर में। लेकिन 17 बसंत पार कर चुकी थी, इस जनवरी में पूरे 18 साल की हो जाएगी। अभी तक कहीं भी उसके सपनों का सौदागर नज़र नहीं आया था। उसने सोचा कहीं तो होगा और निश्चित होगा मेरे जीवन का असली हकदार, कहकर तकिए को बाहों में समेटा और गहरी नींद की बाहों में समाती चली गई। यही होता है जवानी के हसीन पल। उनकी अहमियत एक जवानी की दहलीज पर खड़ी हर एक लड़की को महसूस होती है। और कितने सतरंगी सपने सज जाते हैं आँखों में अपने सपनों के सौदागर के लिए, लेकिन सबके सपने सच नहीं हुआ करते। कुछ सपने तो होते ही टूटने के लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी टाइम हो गया है। अब इससे अगली कहानी आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगी। जो नए व्यूवर्स हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मेरी कहानी, मेरी नावल को सुनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया।